बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम नंबर 10 और आइए हम इसको शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये है जी प्रॉब्लम टाइप के आप इशू कर रहे हो एज अ कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी के तौर पर। इशू आपका वैसे पार प्रीमियम डिस्काउंट पे भी होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा जो आपका डिबेंचर है वो एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पर भी, एज अ एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पर भी इशू होता है। इसके बदले में कंपनी जब लोन लेती है ना, इनफैक्ट कंपनी लोन लेती है, लोन जब कंपनी लेगी तो एज अ सिक्योरिटी के तौर पर वो डिबेंचर देती है। लोन लेके डिबेंचर नहीं दिया कि पैसा आया और डिबेंचर दे दिया। नॉर्मल केस हुई है पैसा आया और डिबेंचर दे दिया, लेकिन यहां पे क्या कर रहा है कि एज अ सिक्योरिटी के तौर पर लोन दे दिया, एज अ सिक्योरिटी के तौर पे लोन दे दिया है। तो जब सिक्योरिटी के तौर पर कंपनी लोन देगी तो लोन तो कंपनी ले रही है, तो उसके बदले में उसने अलग सेपरेट एंट्री पास कर दी है। जब डिबेंचर वो दे रही है तो उसके बदले में तो कंपनी के पास कुछ भी नहीं आ रहा। यही वजह है कि हम यहां पे कहते हैं कि इसकी कंसिडरेशन नथिंग कंसिडरेशन। नथिंग कंसिडरेशन कौन सा केस होता है? जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर। जब कंपनी एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर डिबेंचर इशू करेगी तो कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन इज नथिंग। कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन इज नथिंग। यही वजह है कि फिर तो डिफरेंस आ जाएगा। डिबेंचर तो जा रहा है, आ कुछ रहा नहीं है। डिबेंचर तो जा रहा है, आ कुछ रहा नहीं है। जब कुछ आ नहीं रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि फिर तो डिफरेंस आ जाएगा। डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल आएंगी नहीं। जब डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आएंगी तो डबल एंट्री सिस्टम तो फॉलो नहीं हो पाएगा। तो क्या करें फिर? सिंगल एंट्री नहीं, वो तो कंपनी कर नहीं सकती। कंपनी तो हमेशा डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती है। तो इस डिफरेंस को, जहां पे भी डिफरेंस आ जाता है ना डेबिट क्रेडिट का, तो हम क्या करते थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर में, जहां दो साइडें इक्वल नहीं आती थी वहां पे अकाउंट आता था सस्पेंस अकाउंट, वहां पे अकाउंट आता था सस्पेंस अकाउंट। यहां पे भी डिफरेंस आया, लेकिन ये डिफरेंस चूंकि डिबेंचर की वजह से है तो हम इसको डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिखेंगे। और ये चूंकि कंपनी के कुछ उसके बदले में तो कुछ आया नहीं है, इसलिए कंपनी इसे अपना एसेट कंसिडर करते हुए एज अ रिसीवेबल इसको वो एसेट साइड पे लिखती है अपनी बैलेंस शीट में। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट इज कंसिडर्ड द एसेट ऑफ द कंपनी। आइए प्रॉब्लम को शुरू कर लेते हैं। व्यू पॉइंट इसका फ्रॉम अ कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। जेड कंपनी लिमिटेड हैड 12% डिबेंचर, 12% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑफ ₹6 लाख आउटस्टैंडिंग ऑन द 1 जनवरी 2005। इस डेट पर ये ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मीन पेएबल। आउटस्टैंडिंग मीन पेएबल कि कंपनी ने पहले ही डिबेंचर पे करने हैं 6 लाख के करीब। On the 1st July, company obtained a loan of 1,75,000 from the MCB for which the company placed with bank the debenture of ₹200,000 यानी 2 लाख रुपए एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। यानी लोन लिया 1,75 का, सिक्योरिटी दी 2 लाख। लोन लिया 1,75 का, सिक्योरिटी दी 2 लाख। सिक्योरिटी का अमाउंट या तो उसके बराबर या उससे हमेशा ज्यादा होती है सिक्योरिटी जो भी ऐसा आप लोन लेते वक्त देंगे। इसका मतलब है डिबेंचर तो आपने ये दे दिया, प्लेस तो कर दिया, लेकिन इस 2 लाख के बदले में आपके पास क्या आया? कुछ नहीं आया। ये तो चलो ठीक हो गया ना, पैसा आया और बैंक पर लाइबिलिटी बन गई, बैंक एमसीबी अकाउंट के नाम से आप पर। तो इसका मतलब है ठीक है जी, एक तरफ लाइबिलिटी बढ़ी, एक तरफ आपका एसेट भी बढ़ा। ये लाइबिलिटी तो बढ़ी 2 लाख से, लेकिन इसके बदले में कुछ आया? हाँ आया। क्या? नथिंग। नथिंग वाला केस कोलेट्रल सिक्योरिटी। नथिंग वाला केस कोलेट्रल सिक्योरिटी है। जैसे ही कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे बात आएगी तो उसके बदले में कंसिडरेशन क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं है। कंसिडरेशन क्या है? कुछ भी नहीं है। आ जाइए, अब हम इसकी 2 एंट्रीज होंगी, एक इस डिबेंचर की और एक लोन की। लोन की तो आपको पहले ही पता है, जब हम लोन लेंगे तो क्या होगा? बैंक बैलेंस बढ़ेगा और बैंक लोन, बैंक टू बैंक लोन, बैंक टू बैंक लोन। बैंक का चूंकि नाम दिया हुआ है तो आप वहां पे एमसीबी बैंक अकाउंट भी आप लिख सकते हो या बैंक लोन भी आप लिख सकते हो डायरेक्टली। तो इसकी कोलेटरल सिक्योरिटी के डिबेंचर तो क्रेडिट होगा, लेकिन डेबिट या तो कैश होना था वो तो आया नहीं, या एसेट होना था वो तो आया नहीं। तो तीसरा केस नथिंग वाला होता है। तो नथिंग में क्या फिर करें? नथिंग अकाउंट? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो होगा नहीं ना। उसके बदले में कोई ना कोई एक अकाउंट होगा डेबिट, और वो अकाउंट जो डेबिट होगा वो डिफरेंस वाला अकाउंट है, उसको कहते हैं सस्पेंस। सस्पेंशन होती है ना, सस्पेंस को कुछ पता नहीं तो उसका सस्पेंस का अकाउंट बनता है, लेकिन साथ हम लिख देंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो बात यहां पे कवर हो जाएगी। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट के नाम से। अब आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। एंट्रीज आपने पास करनी है और इसको बैलेंस शीट भी बनानी है। पहला, जब लोन लिया तो बैंक टू बैंक लोन, एसेट बढ़ा लाइबिलिटी बढ़ी, एसेट बढ़ा लाइबिलिटी बढ़ी, 1,75 1,75 अमाउंट आपके पास यहाँ पे इसको यहाँ पे आ जाएगी। और ये बीइंग लोन रिसीव्ड फ्रॉम एमसीबी, एमसीबी से लोन लिया, बैंक से लोन लिया है तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ गया, एसेट,
आपका इंक्रीज हो गया और साथ लाइबिलिटी बढ़ गई। उसके बाद ये देखिए डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। 12% डिबेंचर अकाउंट क्या है, हमारा लाइबिलिटी है, जबकि सर डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट जो है वो हमारा एसेट है। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट हमारा एसेट, 12% डिबेंचर अकाउंट हम पर लाइबिलिटी। ये एसेट इनफैक्ट कोई नहीं, इतना को फिजिकल नॉन फिजिकल कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको हमने कंसिडर कर रखा है उसको पूरा करने के लिए, लेकिन ये सस्पेंस है, सस्पेंस, दैट्स व्हाई बीइंग द डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पर डिबेंचर देती है 2-2 लाख। इसकी कोलेट्रल सिक्योरिटी की एंट्री ये, लोन की एंट्री ये, बात खत्म हो गई। जेड कंपनी लिमिटेड बैलेंस शीट आपने इस पर बनानी है, जबकि एसेट साइड पे आप देखिए बैंक अकाउंट 175 से बढ़ा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 2 लाख से, जबकि ये दोनों साइडों को बराबर करने के लिए यहाँ पे मैंने सन्ड्री एसेट 6 लाख के लिख दिए, क्योंकि वो 6 लाख के पहले यहाँ पे कुछ आउटस्टैंडिंग पड़े हुए हैं। अच्छा ये देखो इसकी बैलेंस शीट, आप ये 3 चीज़ें ना भी लिखो ना ऊपर, वैसे ये होती हैं, ऑथराइज कैपिटल भी होता है, इशूड भी होता है, सब्सक्राइब पेड अप भी होता है, तीनों नहीं गिवन, आप इन तीनों को छोड़ दें, खाली आप ये लॉन्ग टर्म लॉन्स एंड रिजर्व्स के नाम से ही आता होता है, आप खाली इसी से शुरू कर लें बेशक, क्योंकि ऊपर गिवन है वैसे ही होते हैं, आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दैट्स ये अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते तो सिंपल आप क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म लॉन्स एंड रिजर्व्स के नाम से 12% डिबेंचर अकाउंट 8 लाख, ये कहां से आया, 6 लाख के पड़े थे भाई पहले, 6 लाख के पहले थे ना आउटस्टैंडिंग, और मजीद आपने जो है उसके 2 लाख के और दे दिए, तो 6 लाख और 2 लाख कितना हो गया, 8 लाख। तो 8 लाख के डिबेंचर हैं सर, और बैंक लोन वो भी लाइबिलिटी 175 की, वो भी इधर आ गई। तो ये दोनों साइड इसमें देखें तो 9,75,000, इसमें देखें तो ये 2 लाख, चलो ये तो आएगा, ये 175 भी आएगा, ये बन रहा है 3,75,000, तो बाकी 6 लाख का डिफरेंस आ रहा है, वो ऑब्वियसली कोई ना कोई एसेट है, उसको आप इसको इक्वल करने के लिए ये असल में 6 लाख लिखा गया, क्योंकि 6 लाख के अगर इस तरफ डिबेंचर पड़े हुए हैं तो इस तरफ उसके अगेंस्ट कोई एसेट भी तो होगा ना, वो कौन सा है नहीं पता, तो हमने लिख दिया सन्ड्री एसेट्स 6 लाख के, ताकि दोनों साइडें बराबर हो जाए। बास किताबों में ये चीज़ ऐसे नहीं की गई होती, वो ये नहीं लिखते, तो फिर आपकी दोनों साइडें बराबर नहीं आएंगे, तो फिर आप इसको इधर ही छोड़ देंगे बगैर उसको इक्वल किए, मर्जी आपकी अपनी है, या तो इक्वल किए बगैर छोड़ दो, या अगर इक्वल करना है तो इसका मतलब है ऑब्वियसली इस साइड पे जो डिफरेंस आ रहा है होंगे तो वो कोई एसेट ही ना, इस तरफ लाइबिलिटी तो नहीं होगी ना, इस तरफ कोई लाइबिलिटी तो नहीं होगी, लाइबिलिटी होनी नहीं है, होने हैं एसेट, तो वो होंगे सन्ड्री एसेट, कुछ पता नहीं है लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, क्या चीज़ है, जो भी है ना उसको आप यहाँ लिख दोगे और कहानी खत्म हो जाएगी, दोनों साइडें 9,75,000 पे इक्वल और प्रॉब्लम फिनिश। लो जी, ये था आज का टॉपिक और 10वीं प्रॉब्लम ख़त्म हुई हमारी यहाँ पे। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ लगी होगी, और समझ लगी होगी। अगर तो आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप इसको कर लीजिए लाइक, अच्छी नहीं लगी तो इसको ज़रूर करें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।